नमस्कार साथियों, मैं संजना मैम इस ज्ञान की नगरी में ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर फर्स्ट, और आज हम कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिसमें हमें बार बार मिलता है साक्ष्य, सबूत, साबित, ना साबित, ग्राह्यता, अग्राह्यता और भी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, सुसंगत, विसंगत और असंगत। तो साथियों, एक बात को ध्यान देने वाली योग्य बात है कि पढ़ने के साथ साथ आप मंथन करते रहिए और समझते रहिए कि हमको इस एक्ट को कैसे पढ़ना है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ही एक नया रूप है कि इसको हम एक प्रोसीजर लॉ है, लैक्स 4 ही है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे जो कि आपको जुडिशरी की सारे एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनको ये एक लग रहा होगा एक तरीके से कि हम कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो चाहे आप साथियों, दोस्तों, कुछ भी मानिए, आप चाहे ऑनलाइन तैयारी करें चाहे ऑफलाइन, हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। और उसके साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और उनको कैसे जानना है। तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा, और आप हमको बताएंगे तो हमको भी बताने में अच्छा लगेगा और आपको पूछने में भी समझ में आएगा। दूसरी बात ये है कि पेड ग्रुप ज्वाइन होने लगे हैं और एक कम अमाउंट में भी आप एक अच्छी तैयारी करिए और समझिए कि हमको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में आप एक अच्छी पोस्ट पा जाएंगे तो आपको भी उसकी एक सुखद अनुभूति होगी। तो ऐसी सुखद अनुभूति के साथ साथ देखिए, हम लोग चलते हैं आज इंडियन एविडेंस एक्ट पे और पढ़ेंगे हम लोग इसका मतलब सेक्शन नंबर 3 में साक्ष्य, और पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 101 सबूत, और उसके साथ पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 में साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। तो कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स भी आए और उन्होंने ये पूछा भी कि मैम एक जगह रहता है सुसंगत, एक जगह रहता है असंगत, विसंगत, अब हम इनको कैसे माने। तो देखिए, जुडिशरी की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बात मान लीजिए कि आप इस ज्ञान की दुनिया में आ गए हैं, ज्ञान की नगरी में आ गए हैं। अपने YouTube चैनल पर आप ज्ञान गोदावरी संस्थान में आप आ गए हैं, तो आपको एक नई नई चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो LLB पास आउट करके आए हैं या जुडिशरी की तैयारी में स्टार्ट करने वाले हैं या एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, तो साक्ष्य अधिनियम का अपना ही एक इतना अच्छा रूप है कि आपको पढ़ने, पढ़ाने और समझने में भी आपको इसका प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जान लीजिए कि जब हमें अगर कोई भी सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छे से आता है, समझिएगा, जब हमको कोई भी जो है सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है तो आपको खुद मन लगने लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को समझाएं और पढ़ाएं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पे कोई भी सब्जेक्ट पे कमांड होगी तो आप कहीं पे भी आपको अगर बोलने के लिए कहा जाए तो आप बता देंगे नहीं भाई, इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है। तो आज हम उन्हीं को खंगालना चाहते हैं एविडेंस एक्ट में कि ग्राह्यता क्या होती है, सुसंगतता क्या होती है, साक्ष्य क्या होता है, और एक चीज़ और लिखना हम भूल गए हैं, परिसाक्ष्य क्या होता है। तो साक्ष्य, परिसाक्ष्य और सबूत, देखिए यही चीज़ें हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जो है पढ़ते तो हैं लेकिन उनका वर्ड आपको मीनिंग समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होगा। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा भी कि मैम इन सब का मीनिंग और बताइए कि इसका क्या मतलब होता है, और कुछ क्या कहते हैं परिसाक्ष्य उनको समझ में नहीं आता है, सबूत समझ में नहीं आता है। तो आज हम आपको वही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको कैसे इसको तैयार करना है। तो देखिए, पहली बात आती है साक्ष्य। तो साक्ष्य में आप देख चुके हैं सेक्शन नंबर 3, हमने जब आपको इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया था उसमें ही हमने आपको बताया था कि इसमें 3 पार्ट हैं और कहाँ से कौन कौन चैप्टर, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, ये जो है पार्ट में डिवाइड है। इसको साथ SRA भी हम देखेंगे तो वो भी पार्ट में डिवाइड है और उस पार्ट में सेक्शन जुड़े हुए हैं। तो आप देखिएगा, तो सेक्शन नंबर 3 में आपको डेफिनेशन मिलेगी साक्ष्य की। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कोर्ट के बाद बताया था फैक्ट, रिलेवेंसी फैक्ट, देन फैक्ट एंड इशू,
और डॉक्यूमेंट उसके बाद बताया था हमने एविडेंस। तो साक्ष्य तरीके हमने दो बताए थे आपको, एक तो ओरल साक्ष्य होता है और एक दस्तावेजी साक्ष्य होता है। तो ओरल साक्ष्य भी हमने आपको 2 टाइप में बताया था, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिसे कहा जाता है, और एक बताया था अनुसूत साक्ष्य। दोनों ही कौन सा साक्ष्य, सुना सुनाए साक्ष्य। और एक हमने बताया था आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो होता है जो कि किसी सब्सटेंस पर आपने लिख दिया हो और उसका कोई पर्पस हो। तो जब आप ये जान लेंगे पर्पस क्या है, किस विषय के लिए हमने लिखा है, तो वो आपका कौन सा एविडेंस हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक भी शामिल हो जाएगा। और इसमें हमने आपको बताया था सेक्शन नंबर 74 देन 75 एविडेंस एक्ट। तो ये भी आपको मिल गया था कि 74 में क्या है, लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी 2 टाइप में और ओरल एविडेंस भी 2 टाइप में। तो हर देखिए किसी ना किसी चीज़ का कोई मकसद जरूर होता है। तो साक्ष्य मान के चलिए, जब आप अगर एक कॉपी पे कुछ लिख लेते हैं, एक पेपर पे कुछ लिख लेते हैं, तो क्या वो एविडेंस है? आप खुद सोचिए, आप अपना एक कॉन्शियस लगाइए, क्या वो एविडेंस है? वो एविडेंस नहीं है। वो क्यों एविडेंस नहीं? क्योंकि अभी उसका कोई पर्पस नहीं है। और जब तक वो न्यायिक कार्यवाही में ना हो, कोर्ट के सामने वो विचाराधीन है। और ध्यान दीजिएगा इस बात को, साक्ष्य का मतलब होता है साक्ष्य से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा कथन या बयान, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कोई भी कथन और बयान जो न्यायालय के सामने विचाराधीन हो और जिसका कोई पर्पज हो। तो जैसे हम लोग एक कॉपी पे लिख लेते हैं, आप भी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, अधिकतर लोग लिखते हैं और उसको रख देते हैं, तो क्या उसका कोई पर्पस है? उसका कोई पर्पस नहीं है जब तक उसको जुडिशियल कार्रवाई में ना ली जाए, जुडिशियल इंक्वायरी उसकी ना हो। तो कोर्ट के सामने कोई बात विचाराधीन है जो लिखी गई है, कही गई है, तो वही होता है और उसका कुछ पर्पस हो, यानी न्यायिक कार्रवाई। तो हम पढ़ के आए हैं ना पिछले वीडियो में, सीआरपी से मैं आई और न्यायिक कार्रवाई। तो जब अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, तो सीधी सीधी 2 बातें लिखी गई हैं कि उसका कोई पर्पस होना चाहिए, वो कोर्ट के सामने आए, तो वो कौन सा, उसको कहा जाता है साक्ष्य। अब देखिएगा, ये साक्ष्य हो गया। अब जैसे कि एक उदाहरण हम आपको देते हैं, चाय पीना सबको पसंद है, कुछ लोग कॉफ़ी भी पीते हैं, लेकिन जब चाय बन के आपके सामने आई, तो आप, जैसे मैं जुडिशियल कार्रवाई आई, ऐसी चाय भी बन के आई, आपके सामने चाय बन के आई, आप चाहें तो पिए, आप चाहें तो कह दें हम चाय पसंद नहीं करते हैं, कॉफ़ी ले आइए। तो जब अगर आप चाय का टेस्ट लेंगे, तो आपने टेस्ट किया ना, तो इसका मतलब साक्ष्य तो कोर्ट के सामने आया, समझिएगा, चाहे वो ओरल एविडेंस हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, दोनों तरीके से आ सकता है। तो कोर्ट के सामने एविडेंस आया, पर्पस भी था, लेकिन कोर्ट चाहे तो साक्ष्य को एडमिट करे और कोर्ट चाहे तो साक्ष्य को एडमिट ना करे, दोनों बातें वो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा आप कि दोनों बातें कर सकता है, साक्ष्य को एडमिट कर भी सकता है और साक्ष्य को एडमिट नहीं भी कर सकता। मैं बहुत आपको गंभीरता से अंदर की बात बता रही हूँ, जो आपको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। आप किताब से तो समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अवतार सिंह की किताब है, अच्छा लिखा उन्होंने, हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिकली ही समझ में आएगा। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि जब कोर्ट के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट आया, चाहे ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे, कोर्ट चाहे एक्सेप्ट नहीं करे, बाहर भी कर सकता है। सारे साक्ष्य गिराए थोड़ी ना होते हैं, साक्ष्य तो वही गिरा होगा जो रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू से रिलेट करके आया हो, सेक्शन नंबर 5। तो अब कोर्ट के सामने कोई एविडेंस आ गया, देखिए कहानी में जुड़ी हुई बात है, तो कोर्ट चाहे तो एक्सेप्ट करे, जैसे आप चाय पीना स्वीकार करें या अस्वीकार करें। तो आपने कहा हम चाय नहीं पीके, तो इसका मतलब वो आपने टेस्ट करना होगा। आप, दूसरा व्यक्ति कहता है साहब थोड़ा चाय को टेस्ट तो करके देख लीजिए। तो जब कोर्ट के सामने कोई एविडेंस आता है और कोर्ट उसको टेस्ट करता है, समझिएगा, कोर्ट उसको क्या करता है, टेस्ट करता है, इसी को कहा जाता है टेस्टोमनी, यानी कि परिसाक्ष्य। जब तक वो लिखा हुआ है, कोर्ट के सामने आता है और कोर्ट उसको टेस्ट कर ले, यानी देखे, अन्य डॉक्यूमेंट से मिलाए जुलाए, इसी को कहा जाता है इंक्वायरी, सब देखे कि सारे डॉक्यूमेंट आए वो सही हैं कि नहीं है, उसी को कहा जाता है परिसाक्ष्य। तो
तो साक्ष्य के बाद आता है परिसाक्ष्य। पहले कोर्ट के सामने क्या आएगा, साक्ष्य आएगा और वो उसको टेस्ट करेगा तो परिसाक्ष्य बन जाएगा। और इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं एक चीज और जिसको कहा जाता है सबूत। तो सबूत से पहले होता है निर्णय। तो निर्णय की अगर हम जजमेंट की कड़ी देखें तो कहा एक तरीके से कहा जाता है ना कि आप सबूत लेके आइए जो कंक्लूसिव हो चुके हों, सबूत लेके आइए। तो सबूत से पहले वो निर्णय आएगा। अगर निर्णय नहीं होगा तो वो सबूत कैसे बनेगा? जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार अपना ही इस सेक्शन का इंडियन एविडेंस एक्ट में अलग ही काम है, क्योंकि पूरा इंडियन एविडेंस इसी पे एक तरीके से टिका होता है कि सबूतों के आधार पर। तो क्या कहा जाता है, सबूत लाइए तब हम मानेंगे। जनरल रूल में भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं सबूत तो दीजिए, हम नहीं मानेंगे। तो सबूत से पहले होता है निर्णय जो टिका होता है। तो सबूत का इतना भार प्रबल होना चाहिए कि वो अन्य साक्ष्यों की और ज़रूरत ना पड़े। तो कहने का ये तात्पर्य होता है कि सबसे पहले इसमें निर्णय आएगा। तो साक्ष्य हमने देखा, साक्ष्य सेक्शन 3 में, और परिसाक्ष्य देखा जब उसने टेस्टोमनी कर लिया हो और उस पर कोई निर्णय दिया हो। और निर्णय किस पे होगा, रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इशू पर ही दिया जाएगा, किसी अन्य पे नहीं दिया जाएगा। तो निर्णय का अपना रूप है और निर्णयों के बाद क्या बन जाता है, ये सबूत बन जाता है। तो सबसे पहले साक्ष्य कोर्ट के सामने आता है, परिसाक्ष्य दिया जाता है और कोर्ट उस पर परिसाक्ष्य करने के बाद रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इशू के देखने के बाद क्या करता है, एक जजमेंट देता है और सबूत माना जाता है। तो जब बात आती है कि कोर्ट के निर्णय सबूतों पर आधारित हैं, तो जहां पर कोर्ट के निर्णय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो ऐसे होते हैं तो किस पे टिके होते हैं, एविडेंस पे टिके होते हैं और वो एक सबूत माने जाते हैं कि वो एक प्रूफ है। तो प्रूफ कीजिए आप किसी बात को, डिसप्रूव कीजिए, नॉट प्रूफ कीजिए। अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबूत की, तो सबूत एक तरीके से जो कोई न्यायालय से निर्णय लेना चाहता है, जो कोई न्यायालय से निर्णय लेना चाहता है, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि कोर्ट से निर्णय लेना। तो आ गई ना बात यहाँ पे कि कोर्ट से क्या लेना चाह रहा है, कोर्ट से निर्णय लेना चाह रहा है। कोर्ट से क्या डिमांड कर रहा है कि मुझे आप किसी मामले में निर्णय दें। जब हमको लग रहा है कि कहीं हमको कुछ उपचार नहीं मिलेगा तो आप निर्णय दें। इसीलिए बेंथम ने क्या कहा है कि कोर्ट में आइए, क्लीन हैंड आइए, गंदे हाथों से मत आइए, क्योंकि ये न्याय है, न्याय का दरवाज़ा है। और न्याय का दरवाजे के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका मन भी शुद्ध मस्तिष्क का हो। आपके मन में अगर कटुता है तो आपको कहाँ न्याय मिल पाएगा। तो न्याय वो है कि जस्टिस कृष्ण अय्यर क्या कह गए हैं, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय सर्वदा दिखना भी चाहिए। तो जब अगर हम न्याय की बात करते हैं तो निर्णय पर टिका होता है ना। आप देखते हैं जब आपका रिजल्ट आता है किसी भी कंपटीशन का हो या आप यूनिवर्सिटीज़ का हो, तो आपको ध्यान में रहता है अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। इसी तरीके से जब आर्गूमेंट हो जाता है और लास्ट बचता है कि कन्विक्शन किया जाए या इक्विटल किया जाए अपराध का, तो इसका मतलब तो अपराधी के मन में शंका रहती है कि मेरे खिलाफ पता नहीं क्या निर्णय होने वाला है, मेरे खिलाफ क्या निर्णय होने वाला है। तो जो कोई न्यायालय से निर्णय लाना चाहता है, सेक्शन 101 ध्यान रखिएगा, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है। जैसे ए कहता है, ए एक ट्रेन में सफ़र करता है और बी कहता है ए से तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम्हारे पास टिकट नहीं है। इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आ गया, ए पर आ गया कि भाई मेरे पास टिकट है। आप गलत कह रहे हैं तो हो गया ना, वो क्या दिखाएगा, सबूत दिखाएगा। तो जो कोई निर्णय लेना चाहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो ये कहता है। तो इसको जो बदला जा सकता है सेक्शन नंबर 102 में, इसको बदला जा सकता है, कभी इस पार होगा कभी इस पार होगा। देखते हैं ना आप, न्यायिक स्टैचू जो होता है उस पर एक पलड़ा ऊपर होता है तराजू का, एक नीचे होता है। इसका मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। तो सबूत अपने आप में ऐसा एविडेंस होता है
जो कि सारी चीज़ों को अलग कर देता है। और आज जो भी निर्णय टिके हुए हैं वो सबूत पर टिके हुए हैं, एविडेंस पर टिके हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबूत का भार इतना भारी होता है कि वो एक दूसरे पर बदलता रहता है। ये होता है आपका सबूत। तो साक्ष्य हमने देखा, हमने परिसाक्ष्य देखा और सबूत देखा। तो सबूत से पहले निर्णय होता है, क्योंकि निर्णय के बाद ही कोई सबूत सामने आता है, जब उस पर यह बात टिकी होती है। अब बात आती है सुसंगतता, असंगतता और विसंगतता। तो अगर हम बात करें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तो इसका मतलब जब सेम ट्रांजैक्शन में कोई घटना घटित होती है। सेक्शन नंबर 5 से 55 तक की आप बात देखेंगे तो लिखा है सुसंगत। आप इसको देखेंगे सेक्शन नंबर 5 से चैप्टर नंबर 2 में, ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 5 से 55 में आप देखेंगे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़े होते हैं। तो फैक्ट हम समझ चुके थे कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन में एक सीरीज बना रहा है। जब सेम ट्रांजैक्शन में एक सीरीज बनाता है तो जब हम मानते हैं इस बात को कि कोई तथ्य बीच में टूटा हुआ नहीं है, एक तरीके से एक जंजीर का रूप ले लेता है और ये आगे बढ़ता रहता है, इसको कहा जाता है सुसंगत, यानी कि एक सेम ट्रांजैक्शन में काम हो रहा है। जब सेम ट्रांजैक्शन में काम हो रहा है तो हमने आपको इसमें एक बहुत अच्छा केस पढ़ाया था, आर वर्सेस रिचर्डसन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आर वर्सेस रिचर्डसन। और जो न्यू स्टूडेंट हो आज ही देख रहे हो इस चैनल को, तो प्लीज़ जो है एक अवतार सिंह की बुक आती है उसको कंसल्ट कर लें और उसमें आर वर्सेस रिचर्डसन का केस सेक्शन नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पर अगर बात करते हैं आर वर्सेस रिचर्डसन के केस की, तो आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में सीधा सीधा बताया था कि सेम ट्रांजैक्शन की बात जुड़ी हुई है और कोई घटना जब घटती है तो कहीं ना कहीं वो किसी से रिलेट होके आई होगी। तो सेम टाइम सेम प्लेस, अदर टाइम अदर प्लेस। तो अगर ए ने बी की हत्या की तो हत्या से करने से पहले उसके मन में कोई प्लान आया होगा, इंटेंशन होगा, और इंटेंशन के साथ साथ उसने एक तैयारी की होगी। तैयारी में उसने इंस्ट्रूमेंट वो जुटाए होंगे, लाठी से मारेगा, डंडे से मारेगा या पिस्तौल से मारेगा, तो एक प्रिपरेशन होगी। तो हम लोग पढ़ के आए थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें हमने विकास दुबे का एक मामला बताया था, जिसमें क्या था, वो घातक हथियार से लैस थे और उनकी प्लानिंग थी पुलिस अधिकारियों को मारने की। तो जब वो सुराग मिले कहाँ कहाँ, जब वहाँ उसका मकान भी तोड़ा गया तो उसमें भी गोली बारूद और इतने हथियार लेस मिले हुए हैं कि वो एक रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का भाग हो जाता है। अब बात आती है असंगत। जो तथ्य सुसंगत नहीं है, समझिएगा, जो तथ्य सुसंगत नहीं है वो क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। इसका मतलब प्रूफ नहीं हो पाए, साबित नहीं हो पाए हैं। अभी हम साबित ना साबित पे भी जा रहे हैं, तो साबित नहीं हो पाए, ये क्या हो गए, असंगत हो गए। इसका मतलब कोर्ट अब क्या करेगा, सबूत की मांग करेगा। तो जब ना तो सुसंगत हुए हैं और ना असंगत हुए हैं, तो सबसे बड़ा रूप क्या हो गया, विसंगत हो गया। कि जब ना सुसंगत हो पा रहा ना असंगत हो पा रहा तो विसंगत हो गया है, यानी इसमें दोनों लागू नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है ग्राह्यता और सुसंगतता। ग्राह्यता और सुसंगतता, तो हर कोई तथ्य ग्राह्य नहीं होते हैं। जब आप देखेंगे सेक्शन नंबर 136 एविडेंस एक्ट, तो हर तथ्य ग्राह्य नहीं होते हैं, लेकिन जो ग्राह्य होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेवेंसी फैक्ट होकर जरूर आएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सारे तथ्य एडमिसिबल नहीं हैं, सारे तथ्यों को कोर्ट एडमिट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि आप सारे जो है बेफिजूल के साक्ष्य लेके आए। आप लेके आइए कोर्ट के सामने, या तो रिलेवेंसी लाइए, फैक्ट एंड इशू लाइए, तभी कोर्ट मानेगा। क्योंकि सेक्शन नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं कि जब अगर कोर्ट के सामने आप आ रहे हैं तो रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट एंड इशू ही लेके आइए, कोई नहीं लाइए, क्योंकि तथ्य बताना पार्टीज का काम है। और जब आपको न्याय चाहिए तो आप अच्छा साक्ष्य लाएंगे ना। तो जहाँ पर अगर बात आती है ग्राह्यता और सुसंगतता, तो ग्राह्यता जो ऐसा प्रश्न होता है, विधि का प्रश्न है कि जहाँ पर रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इशू आए हों तभी कोर्ट एडमिट करेगा, नहीं तो एडमिट नहीं करेगा। तो ग्राह्य करने का काम, देखिएगा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ग्राह्य करने का काम, एडमिट करने का काम कोर्ट का डिस्क्रेशन पावर है। चाहे तो वो एडमिट करे और चाहे तो वो एडमिट नहीं करे, वो तथ्यों को बाहर भी कर सकता है, यानी वो एडमिट नहीं करेगा। तो ग्राह्यता का प्रश्न जो होता है
वो रिलेवेंसी फैक्ट पर टिका होता है। जो तथ्य ग्राह्य होंगे वो कहीं ना कहीं सुसंगत होके जरूर आएंगे, एक सेम ट्रांजेक्शन में सीरीज बनाकर आएंगे। अगर सेम ट्रांजेक्शन में सीरीज बना के आते हैं इसका मतलब वो एडमिट कर लिए जाएंगे। तो हमने पढ़ा ना टेस्टोमनी, तो टेस्टोमनी में यही होता है कि जो तथ्य सुसंगत होंगे कोर्ट उसको टेस्ट करके आगे बढ़ा देगा, एडमिट कर लेगा। तो साक्ष्य परिसाक्ष्य ग्राह्यता, देखिएगा समझिएगा, साक्ष्य परिसाक्ष्य ग्राह्यता की बात अगर होती है कि वो एडमिट हो गए हैं। अब बात आती है साबित ना साबित और साबित नहीं हुआ। तो साबित हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 3 में, ना साबित पढ़ चुके हैं और साबित नहीं हुआ। तो जो तथ्य साबित हो गया है, सेक्शन 3 की परिभाषा मैं बता रही हूँ, जो तथ्य साबित हो गया है, ठीक, वो साबित आगे भी कोर्ट उन तथ्यों को साबित मानेगा। जैसे आज बारिश हो गई है, समझिएगा हर चीज़ के पीछे देखिए कहानी होती है। आज बारिश हो गई है और बादल गरज रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि बारिश हो गई है, साबित हो गया है, आगे भी पानी बरसने की संभावना है, तो वो साबित हो गया। इन केस पानी नहीं बरसता है तो किस में आ जाएगा, ये ना साबित में आ जाएगा। यानी कि प्रूफ हो गया है कि कोई तथ्य कोर्ट के सामने आया है, वो तथ्य साबित हो गया है और कोर्ट क्या कहेगा, अन्य तथ्यों को भी साबित मान सकेगा। और अगर नहीं मानेगा तो इसका मतलब क्या कर देगा, जब तक दूसरा पार्टी उस पर आघात ना कर दे वो हो जाएगा ना साबित। और जब ना तो साबित हुआ और ना साबित हुआ तो माना जाएगा क्या, साबित नहीं हुआ। अब यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर आ जाएगी, क्योंकि हर न्यायालय को एक अपना विवेक अधिकार होता है और वो क्या मानेगा, साबित नहीं हुआ तो देखा जाएगा ना साबित हुआ ना साबित हुआ, और साबित नहीं हुआ तो अब कोर्ट क्या कहेगा, जो उसकी डिस्क्रिशन पावर में होगी वो हम देख लेंगे। तो अब बात आती है, देखिए हम लोग फिर से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको बात बताई है कि आपको ध्यान देना है, साक्ष्य जो कोर्ट के सामने विचाराधीन हो और कोर्ट उसको प्रेज्यूम करे, तो ये क्या होता है, साक्ष्य ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप बात करें परिसाक्ष्य, तो अगर कोर्ट साक्ष्य को परिसाक्ष्य में यानी टेस्ट कर लेता है, टेस्ट करने के बाद क्या देखा, उसको एडमिट करेगा या बाहर करेगा। एडमिट कर लेगा तो क्या करेगा, उस एडमिट करने वाले तथ्यों पर एक निर्णय देगा, वो क्या बन जाएगा, सबूत 101, यानी कि सबूत का भार इतना भारी होता है। और उसके बाद देखेंगे जो तथ्य आए होंगे तो वो रिलेवेंसी फैक्ट ही होंगे, जो सुसंगतता का आधार ग्राह्यता में आ गया है। और जब सुसंगत हो जाएंगे तो इसका मतलब एडमिट कर लिए जाएंगे, नहीं होंगे तो असंगत कर लिया जाएगा, डिमांड करेगा, मांगेगा एविडेंस की, और दोनों ही नहीं होंगे तो वो विसंगत हो जाएंगे। इसी तरीके से साबित ना साबित और साबित नहीं हुआ, हमारे साथ आज ये चीज़ें हमको समझ में आती हैं कि क्या क्या पार्ट होता है। तो आर बनाम रिचर्डसन का हमने केस पढ़ा था और भी हमने चीज़ें देखी थी। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि और अच्छा अगर पढ़ना है, क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ एक परिस्थिति जुड़ी होती है कि किसी के पास फीस होती है, किसी के पास नहीं होती है। लेकिन आज हमारी कंडीशन, आपकी हमारी, कितने भी लाखों करोड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एक आपकी संस्था कहेंगे, हमारी संस्था, आपकी संस्था में एक ऑनलाइन जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पेड ग्रुप ज्वाइन होने लगे हैं और आपको नई नई जानकारी मिल रही है। तो कम अमाउंट में आप इसमें जो है एडमिशन लेके अच्छे से अच्छे तैयारी करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। हर वीडियो तो हम आपको दे ही रहे हैं रोज़, लेकिन इसके साथ साथ आप एक तरीके से और थोड़ा अच्छा पाएंगे तो वैसे ही इतना खर्च हो जाता है, थोड़े कम अमाउंट में आपको नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको हर स्टेट में आसान हो जाएंगी तैयारी की दृष्टि से। तो लास्ट में हम आपसे एक चीज़ और कहेंगे कि आप इस बात को ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि आप सभी लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, कि कभी भी किसी चीज़ की मजबूरी ना बनाएं। एक बात को हमेशा याद रखें, हम वह साग के पत्ते नहीं हैं, हम वह साग के पत्ते नहीं हैं जो टूट कर बिखर जाएंगे, हम वह साग के पत्ते नहीं हैं जो टूट के बिखर जाएंगे। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। यानी कि जब आप इस चीज़ को देखेंगे कि आप खुद समझ रहे हैं कि आपको जो तैयारी का स्तर है, आप चाहते हैं पढ़ना, लेकिन मजबूरियां आप अपने सामने ना रखें और इसको आप अच्छे से तैयार करें, एडमिशन लें और पढ़ें। और इसी के साथ साथ हम आगे वाला यूट्यूब चैनल पर आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का। थैंक यू।